देखिए, कहा जाता है बड़ी से बड़ी लड़ाई को बड़े ही आसानी से जीता जा सकता है और कठिन से कठिन मार्ग को भी बड़े ही आसानी से सुगम बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए सही रणनीति। जिस तरह से कठिन मार्ग को जिस तरह से बड़ी लड़ाई को और कठिन से कठिन मार्ग को सुगम बनाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे पास यदि सही स्टडी मटेरियल और सही रणनीति होती है तो सीटेट के सेकंड पेपर को भी बड़े आसानी से हम पास कर सकते हैं। यानी कि सीटेट के सेकंड पेपर एसएसटी वाला जो पेपर होता है उसको हम बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं सही स्टडी मटेरियल और सही रणनीति के साथ। केवल और केवल आपको एक काम ही करना है कि आपको टेट वाली चैनल को ज्वाइन कर लेना है, यानी कि सब्सक्राइब कर लेना है, और इस पर जितनी भी वीडियो शेयर की जाए उसको केवल और केवल आपको अच्छे से देखना है और समझना है। बस इतना ही काम आप करते चलिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, इसके बाहर से, या मैं आपसे दावा करता हूं कि इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि ये सारा कुछ जो मैं आपको नोट्स पढ़ाने चल रहा हूं ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है, और आपके सिलेबस में ही साफ साफ कहा हुआ है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, या जो भी आपके प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आएंगे, वे सारे प्रश्न होंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही। तो आपको अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी से ही कंप्लीट करना है। इसलिए अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी बिल्कुल सफिशिएंट नोट्स है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। आज हम हिस्ट्री को प्रारंभ करते हैं और अच्छे से एक एक बातों को समझेंगे। जैसा कि बात करते हैं, यहां पर कहा जा रहा है देश के नाम। किस देश के नाम की बात की जा रही है? भारत देश के नाम की बात की जा रही है। जिस देश में अगर देखा जाए तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है इस समय, और जिस देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यही देश विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। और इससे पहले स्थान पर कौन आता है? चाइना आता है, जो भारत का एक पड़ोसी देश है। ठीक है, भारत की अगर देखा जाए तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, इस बात को भी ध्यान रखेगा। जिस देश को आज हम भारत के नाम से जानते हैं, इस देश को पहले कई और भी नाम से जाना गया है। आइए समझ लेते हैं इसके नामकरण के बारे में अच्छे से। यदि आप लोगों की कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर फिर भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर लिख लीजिए 8920340192 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। थोड़ा से बेसिक चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया है। यहां पर बातों को एक एक बातों को अच्छे से समझिएगा और याद करते चलिएगा। देखिए, यहां पर कहा जा रहा है जो इंडिया है, यह जो शब्द है वो इंडस से निकला हुआ एक शब्द है, और इसे संस्कृत में क्या कहा गया है? सिंधु कहा गया है। ठीक है, तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला हुआ है, और जिसे संस्कृत में क्या कहा गया है? सिंधु कहा गया है। तो कई बार हमारे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो इंडिया है किस शब्द से निकला हुआ है और संस्कृत में इसे क्या कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो इंडिया है वो इंडस शब्द से निकला हुआ है, और संस्कृत में इसे क्या कहा गया है? सिंधु कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है दोस्तों, फिर कहा जा रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो लोग थे, जिन्हें ईरानी कहा गया, जो ईरान से आने वाले लोग थे उन्हें ईरानी कहा गया है, और जो यूनानी यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है, जो यूरोप से आने वाले लोग थे उन्हें यूनानी कहा गया है। तो जो फिर कहा जा रहा है, फिर से इसको समझिएगा, ईरान से आने वाले लोग को ईरानी कहा गया है, और यूरोप से आने वाले लोगों को यूनानी कहा गया है। तो मुझे लगता है ईरानी और यूनानी दोनों शब्द आप समझ गए होंगे। अब इसको समझिएगा, इसकी कहानी को देखिए। जो उत्तर पश्चिम से आने वाले लोग थे, जो ईरानी और यूनानी थे, इन लोगों ने सिंधु को क्या कहा है? हदोस कहा है। तो कई बार हमारे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो ईरानी थे और यूनानी थे, जो उत्तर पश्चिम से आने वाले लोग थे, उन्होंने सिंधु को क्या कहा है? तो ध्यान रखिएगा, हदोस कहा है या इंदोस कहा है। ये जो सिंधु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, ये सिंधु एक नदी भी है। सिंधु शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, सिंधु एक नदी भी है। मैं आपको दिखा देता हूं सिंधु नदी को एक बार मैप में। ये रही सिंधु नदी, ध्यान रखिएगा, ये रही सिंधु नदी दोस्तों,
ये रही सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी यहाँ पर है, और सिंधु नदी के पूर्व में अगर देखा जाए तो ये रहा आपका भारत है। ठीक है, एक भूमि खंड है, इसी का नाम अभी आप देखेंगे तो इसका नेम पड़ जाएगा इंडिया पड़ जाएगा, यानी कि इस नेम को क्या कहा जाएगा, भारत के बजाय इंडिया कहा जाएगा। यहाँ पर समझिएगा इस कहानी को। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए। तब तक आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ईरानियों और यूनानियों की बात करते हैं तो इन लोगों ने सिंधु को क्या कहा है, हदोस कहा है या इंदोस कहा है। और जो मैंने आपको बताया कि जो सिंधु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, सिंधु एक नदी है, और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा गया है, भूमि प्रदेश को क्या कहा गया है, इंडिया कहा गया है। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था, उस प्रदेश को क्या कहा गया है, तो इंडिया कहा गया है। आप लोग एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है कि भारत नाम का प्रयोग, ये जो भारत नाम का प्रयोग किया गया है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो भारत नाम का प्रयोग जो किया गया है, उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग हुआ करते थे उनके एक समूह को क्या कहा गया है, भारत नाम दिया गया है, या उन्हें भारत कहा गया है। ठीक है, या उनके क्षेत्र को क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। इस समूह की जो जानकारी है, इस समूह की जो जानकारी हमें मिलती है, यानी कि भारत का जो नामकरण हमें मिलता है, भारत नाम जो इंडिया का नाम भारत हमें मिलता है, वो ऋग्वेद में भी मिलता है। और ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है या सबसे प्राचीनतम वेद है, और जिसे लिखा गया था 3500 वर्ष पहले लिखा गया था। इसीलिए कई बार हमारे एग्जाम में एक प्रश्न और भी यहीं पर बन जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आप बता दीजिएगा ऋग्वेद, जिसमें भारत की भी जानकारी मिलती है। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न बन जाता है, अगर आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न बन जाता है कि जो ऋग्वेद है क्या इसमें भी भारत की जानकारी मिलती है या नहीं, तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा कि बिल्कुल भारत की जानकारी इसमें मिलती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं। अब मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी से मैं रिवीजन करवा देता हूँ 30 सेकंड में। देखिए, मैंने आपको बताया इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। उत्तर पश्चिम से आने वाले जो लोग थे जिन्हें ईरानी और यूनानी कहा गया, और इन लोगों ने सिंधु को हदोस या इंदोस कहा है, और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया है। और भारत नाम का प्रयोग किया गया है, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह हुआ करता था उसे भारत नाम दिया गया है, या उस क्षेत्र को क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। और भारत की जो जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद में भी मिलती है, जो 3500 वर्ष पहले लिखी गई थी ग्रंथ, या जो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, इसमें भी भारत की जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये देखो, हमने अभी आपको बताया था कि यूनानी किसे कहा गया है, तो यूनान तथा यूरोप में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया है, यूनानी कहा गया है या यवन कहा गया है। और इन्हें अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें क्या कहा गया है, ग्रीक कहा गया है। मुझे लगता है कि आज कुछ लोगों को पहली बार पता चला होगा ग्रीक के बारे में। बाकी अगर आपको और भी कुछ जानना है तो एक बार इंटरनेट पर चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये विषय नहीं है कि आपको मैं यूनानी और ग्रीक के बारे में अच्छे से समझाऊं। चलिए बात करते हैं अतीत की जानकारी के बारे में। अब आइए समझते हैं अतीत की जानकारी के बारे में। अतीत का मतलब हो जाता है इतिहास के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलेगी। यहां पर कहा गया कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमें इतिहास के बारे में जानकारी कलेक्ट करना है तो कई तरीके हमारे पास हैं, जैसे कि हम किताबें ढूंढ सकते हैं, हम सिक्के ढूंढ सकते हैं, या कुछ एक तरीके से बर्तन वगैरह उस समय ढूंढ सकते हैं, या कुछ अन्य चीज़ें को भी हम ढूंढ सकते हैं, या हम अभिलेख के ढूंढ सकते हैं। तो उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आज से 4000 साल पहले क्या हुआ था, या 4000 साल पहले किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, किस तरह से लोग रहते थे, और क्या उनका खाना पीना था, और किस प्रकार का उनका रहन सहन था। लेकिन बताया जाता है यहाँ पर कहा जाता है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों, देखिए कहा जाता है कि इनमें से अगर देखा जाए तो एक जो सबसे अच्छा तरीका है वो पुस्तकों को ढूंढना होता है। यानी कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढिए और पढ़िए, और आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक शब्द समझाया गया है दोस्तों, पांडुलिपि समझाया गया है, यानी कि मनुस्क्रिप्ट समझाया गया है। समझिएगा मनुस्क्रिप्ट क्या है। ये जो पुस्तकें हुआ करती थी ये हाथों से लिखी जाती थी, और ये हाथों से लिखी होने के कारण या लिखी जाने के कारण इन्हें क्या कहा गया है, पांडुलिपि कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये पुस्तकें हुआ करती थी या जो पुस्तकें हैं जिन्हें हम अतीत की पुस्तकें जो हम ढूंढते हैं, जब कॉपी किताब नहीं था,
जब कॉपी किताब नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो उस समय जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें हुआ करती थी उन्हें क्या कहा गया है? पांडुलिपि कहा गया है। क्या कहा गया है? पांडुलिपि कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं पांडुलिपि के बारे में। जो पांडुलिपि है, जो ये पुस्तकें हैं, किससे बनी हुआ करती थी? ऐसा नहीं है कि एक तरीके से जैसे आज हमारे पास जो किताब होती हैं या जो हमारे पास कॉपी होती थी या जो आज हमारे पास कागज होते हैं, इस तरह के कागज उस समय मौजूद नहीं थे। पांडुलिपि जो बनी होती थी वो किसी न किसी विशेष तरीके से बनी होती थी। आइए समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं, ये जो पांडुलिपियां हैं ये ताड़ पत्रों से बने हुआ करते थे, या एक तरीके से कह सकते हैं कि बने हुआ करते थे, या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के वृक्ष की छाल से बने होते थे, और जिन्हें क्या कहा जाता था? भोजपत्र कहा जाता था। और इन्हीं भोजपत्र पर सारी बातें लिखी जाती थी, और उन्हीं को कह सकते हैं पांडुलिपियां भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो पांडुलिपियां हुआ करते थे ये ताड़पत्र हुआ करते थे, उस पर सारी बातें लिखी जाती थी, या एक तरीके से हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक एक पेड़ के बारे में भी बताया जाता है, जो उस पेड़ की छाल से विशेष तरीके से उसे तैयार किया जाता था, यानी भोजपत्र तैयार किया जाता था, और उसी पर सारी बातें लिखी जाती थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पांडुलिपियां हमें मिलेंगी कहाँ? अब ऐसा नहीं है कि पांडुलिपियां हमें ढूंढने के लिए दिन भर हमें खुदाई करना पड़ेगा, बल्कि ये पांडुलिपियां अगर हमें कहीं पर मिलेंगी तो हमें जाना होगा, या तो मंदिरों में जाना होगा या बिहारों में जाना होगा। अब मंदिर तो आप समझते हैं, लेकिन बिहार को आप नहीं समझते होंगे। बिहार उसे कहा गया है जहां पर बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो भिक्षा मानते थे, उनके रहने के स्थान को क्या कहा गया है? बिहार कहा गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मंदिरों से हमें पांडुलिपियां मिल सकती हैं, या बिहारों से हमें पांडुलिपियां प्राप्त हो सकती हैं। अच्छा, इन पुस्तकों में क्या बातें लिखी गई होंगी, या किस प्रकार की चर्चा यहाँ पर की गई होंगी, या किस प्रकार की जानकारी यहाँ मिलेंगी दोस्तों? तो इन पुस्तकों में अगर देखा जाए तो उस समय में धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार की मौजूद थी, उस समय की धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार की मौजूद थी, या किस प्रकार के व्यवहार हुआ करते थे लोगों को, ये जानकारी मिल सकती हैं। और राजाओं के जीवन काल के बारे में भी कहीं ना कहीं बातें लिखी गई होंगी कि उस समय के राजा किस प्रकार से अपना जीवन चलाते थे, या किस प्रकार से अपने राज्य को चलाते थे, किस प्रकार के उनके नियम हुआ करते थे। ये सारी बातें आपको इन्हीं पांडुलिपियों में मिल जाएंगी दोस्तों, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा ना कि उस समय के इतिहास 4500 साल पहले, या 4000, 3000, 100 साल पहले। वैसे 100 साल तो आपको 100 साल तो बहुत कम ही है, ये तो इसमें पांडुलिपियों की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इस समय 100 साल पहले। लेकिन मान लेते हैं 1000 साल पहले की बात करते हैं, तो उस समय किस प्रकार के राजा अपना जीवन जीते थे और कैसे अपने राज्य को चलाते थे, ये सारी बातें हमें पांडुलिपियों में मिल सकती हैं। ठीक है, उस समय औषधियों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता था और विज्ञान के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई थी, ये सारी जानकारी हमें इन्हीं पांडुलिपियों से मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, या इसमें यही सारी बातें चर्चा की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार जो होते हैं कुछ इस प्रकार से बिहार होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि बौद्ध भिक्षु जहाँ पर निवास करते हैं, या बौद्ध मठ हुआ करता है, उन्हें क्या कहा गया है? बिहार कहा गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। संस्कृत और पाली भाषा में आमोद प्रमोद के लिए विकसित किसी भी स्थान को क्या कहा गया है? बिहार कहा गया है। तो इतना ज्यादा आपको डिटेल नहीं याद रखना है। अगर आप पांडुलिपियों को देखना चाहते हैं या भोजपत्रों को देखना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको पांडुलिपियां या भोजपत्र दिखाई देंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास किताबें वगैरह नहीं हुआ करती थी, जो कि हम पहले ही जानते हैं, और हमने आपको पहले ही बता दिया। इस तरह से हमारे पास कॉपी किताब नहीं हुआ करते थे, कुछ इस तरह से पत्ते वगैरह में लिखे जाते थे। अगर आप कोई मूवी इतिहास की देखे हो तो आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो एक आध दो मूवी जब बीच बीच में हम देखते रहते हैं, तो इस तरह की चीजें हमें प्राचीन काल की जो किताबें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो कुछ इसी तरह से हमने देखा हुआ, हमने भी देखा हुआ, आपने भी देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो कभी कोई इतिहास की पुस्तक आप पढ़िए एक बार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो आम लोग यानी कि जो जनरल लोग, सामान्य लोग हुआ करते थे, ये लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अभिलेख के बारे में। आइए समझते हैं कि अभिलेख किसे कहा गया। आइए समझते हैं अभिलेख के बारे में। देखिए, अभिलेख किसे कहा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार देखिए, अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में।
देखिए, हमने आपको बताया पांडुलिपियों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन अभिलेखों के बारे में भी अभिलेखों से भी हमें पता चलता है कि किस प्रकार के राजा थे और क्या करते थे और कैसे उनकी शासन व्यवस्था थी। जैसे याद करिए अशोक के समय में, अशोक के समय में बहुत सारे अभिलेख मिले हुए हैं और बहुत सारे अभिलेखों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि अशोक किस प्रकार के राजा थे और कौन कौन से उन्होंने युद्ध किया था। ये सारी बातें आपको अभिलेख में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब अभिलेख क्या होता है आइए पहले मैं आपको समझा देता हूं अभिलेख के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, अभिलेख से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है या जानकारियां मिल सकती है। जैसे कि बात करते हैं ऐसे लेख जो पत्थर पर लिखे गए हों या पत्थर जैसे ही कोई कठोर धातु पर कोई बातें लिखी गई हों, उसे क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। तो आप अभिलेख को देख सकते हैं, ये है अभिलेख। जो पत्थर पर लिखी गई बातें होती हैं, पत्थर जैसे ही कोई कठोर चीजें होती हैं, वे सारी चीजें क्या हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेख क्या होते हैं? जो पत्थर पर लिखी गई बातें होती हैं। देखिए यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं या जो बातें जो नियम होंगे, हो सकता है कोई नियम हो सकता है इस पर लिखा गया हो, या कोई आदेश हो सकता है राजा के, या राजा ने कोई लड़ाइयाँ लड़ी हो तो उसको जीता हो तो हो सकता है ये सारी बातें इस पर लिखी गई हों। तो आप सोचिए कि अगर इस तरह के पत्थर आपको उस समय मिल जाते हैं, जबकि इतिहास के बारे में आपको जानकारी चाहिए 3000 5000 साल पहले की, तो आपको पता चल सकता है कि उस समय के राजा क्या करते थे और उस समय सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था थी क्या थी। तो सारी बातें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम इतिहास की जानकारी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हमें पांडुलिपियों के से जानकारी मिल सकती है, पांडुलिपियों में क्या बातें लिखी गई, हमने आपको बताया कि भाई धार्मिक चीज़ों के बारे में, राजा के बारे में लिखा गया है और कहीं ना कहीं व्यवहारों के बारे में भी लिखा गया है। और अभिलेखों में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो व्यवहार से ज़्यादा यहाँ पर अभिलेख में नियम लिखे जाते थे, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो नियम के साथ साथ राजा के कुछ आदेश हुआ करते थे, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी होती थी। कहाँ पर? अभिलेख में। तो इससे हमें अभिलेखों से भी पता चल सकता है कि 4000 साल मतलब एक तरीके उस समय इतिहास में किस प्रकार के राजा थे और क्या काम करते थे। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए समझिएगा। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कहने का मतलब ये है, इस अभिलेख पर राजा इस तरह की कोई बातें लिखवा देते थे जिससे लोग आते जाते पढ़ सके और समझ सके कि क्या नियम इस समय चल रहे हैं राजा के, और राजा ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की लड़ाइयाँ उन्होंने जीती हैं। तो इससे क्या होता है, जनता को या एक तरीके जनता को प्रेरणा भी मिलती है और राजा के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ता है, और आने वाली जो पीढ़ी होती है उनको भी पता चलता है कि हमारे पूर्वज किस तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हमारे राज्य को बचाए हुए हैं या किस तरह से हमारे राज्य को आगे बढ़ाए हुए हैं। ये सारी बातें हमें अभिलेख से मिलती हैं जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है, अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। दोस्तों चलिए, यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। अब आइए बात करते हैं, कमेंट करिए कि यस सर हमें क्लियर है। अब आइए बात करते हैं पुरातत्वविद के बारे में। देखिए पुरातत्वविद को अंग्रेजी में कहा गया है आर्कियोलॉजिस्ट। तो कई बार क्या होता है, ये शब्द हमें समझ में तो नहीं आता है, लेकिन अगर हम इसके अंग्रेजी शब्द को याद रख लेते हैं तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है और हमारी समझ थोड़ा से बढ़ जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहा गया है? तो वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है? आर्कियोलॉजिस्ट कहा गया है या पुरातत्वविद कहा गया है। किस प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन करेगा व्यक्ति, या किस प्रकार के पुरातत्व जो पुरातत्वविद होंगे या जिन व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहा गया, किस प्रकार के वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। तो इतिहास में जो भी वस्तु मिल सकते हैं, जैसे बर्तन मिल सकते हैं, हथियार मिल सकते हैं, आभूषण मिल सकते हैं, मूर्ति मिल सकती हैं, या कुछ पत्थर मिल सकते हैं, या ईंट से बनी कुछ इमारतें हो सकती हैं, उसके कुछ अवशेष मिल सकते हैं, या कुछ चित्र मिल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के, इस तरह की वस्तुओं का भी अध्ययन करते हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है? एक तरीके से पुरातत्वविद कहा गया है। अच्छा, पुरातत्वविद का काम एक और भी होता है, अध्ययन करना ही नहीं बल्कि ये लोग खुदाई भी करते हैं, मतलब खुदाई भी करवाते हैं या करते हैं ताकि इन्हें इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके कि आज से कुछ साल पहले क्या हुआ करता था और किस तरह से लोगों का जीवन हुआ करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो पुरातत्वविद होते हैं वे क्या करते हैं? पत्थर, ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं।
वे औजारों, हथियारों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि पुरातत्वविदों का काम क्या होता है, कि वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। या पुरातत्वविद का काम क्या होता है, इतिहास के बारे में जानकारी कलेक्ट करना। और कैसे उन्हें जानकारी मिलेगी, वे क्या करते हैं, उन्हें पता है कि हमें जानकारी ऐसे मिलेगी, हमें उस समय के पत्थरों को ढूंढना पड़ेगा, या ईंट से बनी कोई इमारत है उसके कुछ अवशेष मिल जाते हैं, या उस समय के कुछ चित्र वगैरह मिल जाते हैं, या मूर्तियां मिल जाती हैं, या कुछ औजार मिल जाते हैं, या कुछ बर्तन मिल जाते हैं, या कुछ आभूषण मिल जाते हैं, या सिक्के वगैरह प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके ये सारे काम होते हैं, यानी कि उनका अध्ययन करना ही नहीं, साथ साथ खुदाई वगैरह भी करते हैं। ये कौन, पुरातत्वविद करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे हमने आपको बताया दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि पांडुलिपियां किसे कहा जाता है, हमने आपको बताया कि पांडुलिपियों के बाद अभिलेख किसे कहा जाता है, और तीसरी बात हमने आपको बता दिया, अगर देखा जाए तो पुरातत्वविद के बारे में बता दिया, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हमने आपको बता दिया। देखिए ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो पुरातत्वविद वाले लोग होते हैं, या जिन्हें पुरातत्वविद कहा गया है, ये लोग क्या करते हैं, जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां वगैरह भी ढूंढते हैं, ताकि इन्हें ये पता चल सके कि उस समय के लोग क्या खाते थे, और किस तरह के लोग किस तरह की चीज़ें खाते थे और कैसे रहते थे, सारी चीज़ें उन्हें जानकारी मिल सके। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जानवरों की हड्डियाँ, चिड़ियों की हड्डियाँ वगैरह, या मछलियों की भी हड्डियाँ वगैरह ये लोग ढूंढते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी कि किसे कहा गया है, एक तरीके से किसे कहा गया है, पुरातत्वविद के बारे में। आइए समझ लेते हैं आरंभिक मानव के बारे में, यानी कि जब मानव का एक तरीके से कह सकते हैं मानव का विकास क्रम शुरू हुआ, जब मानव एक का विकास क्रम थोड़ा से शुरू होता है, उसके बारे में आइए समझते हैं, यानी कि अर्लीस्ट पीपल के बारे में आइए देखते हैं। यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए कि यस सर हमें सारा कुछ क्लियर है। देखिए इनके बारे में कहा जाता है जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, ठीक है, उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें आज हम क्या कहते हैं, या उन्हें क्या कहा गया है, अखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया। क्या कहा गया है, अखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया है, यानी कि हंटर गैदर्स के नाम से, या हंटर गैदर्स इन्हें कहा गया है। तो जो इस महाद्वीप पे, इस उप महाद्वीप में, यानी कि भारत की बात करते हैं, तो जो भारत के भारत में रह रहे 20 लाख साल पहले से जो लोग रहा करते थे, उन्हें क्या कहा गया, अखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया है। क्या कहा गया है, अखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया है, या हंटर गैदर्स कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके कहा जाता है कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि इनकी जिस विधि से ये भोजन का मतलब कि इनके जो भोजन कलेक्ट करने का जो विधि थी वो बिल्कुल अलग थी। जैसे आज हम भोजन कैसे कलेक्ट करते हैं भैया, आज हम भोजन कैसे कलेक्ट करते हैं, हम चले जाते हैं दुकानों पर, या हम चले जाते हैं एक तरीके से दुकानों पर चले जाते हैं, या किसानों के पास चले जाते हैं, वहाँ से गेहूँ चावल, और दुकानों से हम किराना वाला सामान खरीद लेते हैं। तो हमारी बातें अलग हैं और हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन आज से 20 लाख साल पहले के लोगों की बात करते हैं, जब इस तरह की व्यवस्थाएं मौजूद नहीं थी, इस तरह की तकनीकी व्यवस्था मौजूद नहीं थी। जिस समय आप पढ़ रहे हैं मोबाइल वगैरह, इस समय वो व्यवस्थाएं नहीं थी। जिस घर में आप बैठे हुए इस तरह से घर भी नहीं बना हुआ करते थे, ठीक है, सब कुछ अलग था। और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, अखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया है। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अखेटक खाद्य संग्राहक वाले लोग, जिन्हें शिकारी जीवन भी हम कहते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, एक तरीके से शिकारी जीवन भी ये जीते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों को भोजन की प्राप्ति के लिए, यानी कि भोजन को खोज करने के लिए, या भोजन को इकट्ठा करने के लिए, खाने के लिए लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और मछलियाँ और चिड़िया वगैरह पकड़ते थे, और फल पेड़ पौधों में लगे हुए फल से जो चीज़ें प्राप्त हो जाते थे, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करते थे। तो इकट्ठा करने के लिए ऐसा नहीं था कि बस यही सब पास में ही मिल जाएगा। देखिए इकट्ठा करने के लिए, भोजन की चीज़ें इकट्ठा करने के लिए ऐसा नहीं था कि सब तुरंत रखी हुई हैं, सब मिल जाएगा, कि भैया जानवर यहाँ घूम रहे हैं उनको पकड़ लीजिए, ठीक है, और एक तरीके से पेड़ पौधे में यहीं पर फल वगैरह लगे यहीं से तोड़ लीजिए।
ऐसा नहीं हुआ करता था। दरअसल इन्हें भी घूमना पड़ता था। इसीलिए कई बार कहा गया है कि इस समय के काल के लोगों का जो जीवन था घुमक्कड़ जीवन था। मतलब भोजन के लिए आज यहाँ पर हैं, कल कहीं और पर। कहने का मतलब ये है कि भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। अब शिकार करने के लिए कई बहुत दूर तक इन्हें जाना पड़ जाता था। मछलियां पकड़ने के लिए कई बार तालाबों या नालों या कहीं पर भी इन्हें पकड़ना पड़ता। चिड़ियां पकड़ने के लिए कई बार बहुत सारे जगह घूमना पड़ता था। इसीलिए इन्हें हंटर का मतलब समझ रहे हैं ना, शिकारी गैदर से कहा गया है, यानी कि आखेटक का खाद्य संग्राहक कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आखेटक खाद्य संग्राहक उन्हें कहा गया है जो भोजन की तलाश में अपना शिकार वगैरह करते थे या भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते थे। उन्हें क्या कहा गया है? आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया है। जो भारत में पहले ये लोग रहा करते थे, यानी कि इस महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में, जो 20 लाख साल पहले हुआ करते थे। ये है आरंभिक मानव का जीवन। ये है आरंभिक मानव का जीवन। जब मानव का स्टार्टिंग हुआ था जीवन, तो कुछ इस तरह से वे लोग जीवन जीते थे, यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन कह सकते हैं, या शिकारी जीवन कह सकते हैं, या घुमक्कड़ जीवन उनका हुआ करता था। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह का एक तरीके से भोजन के इकट्ठा करने के लिए क्या क्या काम करते थे दोस्तों। और पहले हमारा जीवन कुछ इस तरह से था, यानी कि हमारे पूर्वजों का जीवन इस तरह से हुआ करता था। और आज का हमारा जीवन कितना बढ़िया है, कितना सुंदर सुशील एक तरीके से हमारा जीवन है। हम कैसे भी आराम से बैठे बैठे पढ़ें, आराम से बैठे बैठे खाना खाएं। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ हमें बिल्कुल तुरंत मिल जाता है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, भोजन के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता था, ठीक है। अगर वैसे भी अगर देखा जाए तो आज से 50-100 साल पहले भी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी जीवन जीते थे। आज भी हमारा जो देश है, भारत जो देश है, इतना बड़ा जो देश है, इसके कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समझ लीजिए इस तरह के लोग आज भी जीवन जीते हैं। भले ही वो मानव के रूप में विकसित हो चुके हैं, लेकिन भोजन के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है दोस्तों। आज भी वे लोग क्या करते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक वाली जिंदगी जीते हैं, घुमक्कड़ वाली जीवन जीते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप एक बार भारत दर्शन करिए, एक बार आप भारत दर्शन का मतलब ये हो जाता है भारत के किसी राज्य को में आप जाइए, यहीं आप जहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के ही आप 2-4 जिले घूम लीजिए, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। भले ही मानव का शरीर हमारा उनका बंदरों जैसे नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से जो जीवन होगा कुछ इसी तरह से होगा। आज भी हमारा देश इतना ज्यादा विकसित नहीं हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन डेली मिल सके। मैं एक दिन दिल्ली गया था, दिल्ली में मैंने देखा, उस दिन से मेरा दिल एक बार दहल गया। मैंने देखा इतने सारे लोग, हजारों लोग सड़क के बगल लेटे हुए हैं। कोई मच्छर मार रहा है, मतलब उसके सर पे कोई, किसी के मुंह में मच्छर आ रहे हैं तो वो ऐसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई ऊपर लेटा है, कोई कहाँ लेटा है। भाई जब मैंने देखा तो मेरा दिल दहल गया। आज भी मैं उस दृश्य को नहीं भुला पाता हूँ, ठीक है। और मैंने सोचा है कि कभी अगर मुझे किसी तरह का भी अवसर मिल गया भारत देश के लोगों के लिए काम करने के लिए, निश्चित तौर पर मैं भारत के लिए उतना काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी मुझे अपने देश के लिए उस तरह से काम करने के लिए मिल गया, कभी भी कोई ऐसा पद मिल गया जिस पद पर बैठकर मैं लोगों की सेवा कर सकूं, निश्चित तौर पर मैं करूंगा। क्योंकि ये दृश्य मैं आज भी नहीं भुला पा रहा हूं, और इसको मुझे देखे लगभग 1 से 2 महीने हो गए। इस दृश्य को मुझे देखे हुए 1 से 2 महीने हो गए, आज तक मैं इस दृश्य को नहीं भुला पाया हूं। और जब भी मेरी बातें आती हैं, जब भी ऐसी बातें आती हैं, वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आज भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस दृश्य को मेरा दिल जो है, मतलब मेरा जो दिमाग है, उस दृश्य को बड़े ही अच्छे से कैच कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे भूल पाऊंगा कभी, ठीक है। तो हमें अपने देश के लिए भी कुछ करते रहना चाहिए। जब आप नौकरी पा जाएं, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से यही कहता हूं कि जब आपके पास थोड़ी सी इनकम हो जाए, अगर आपके पास 100 रुपए की इनकम है, तो आप 2 रुपए लोगों के लिए जरूर खर्च करिए, ठीक है। मान के चलिए एक दिन हम नहीं खाएंगे, चलेगा। एक दिन अपने आप को ये समझ लीजिए मैं नहीं भोजन करूंगा, चलेगा, लेकिन दूसरों के लिए भी मदद कर देनी चाहिए। अगर हम एक दिन नहीं खाते हैं, ये समझ लेते हैं कि आज हमें गैस बन गई है या एसिडिटी हो गया कह सकते हैं, या आज हमारे खाने का मन नहीं है, तो उस 2 रुपए का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं सभी व्यक्ति से यही कहता हूँ, और मैं तो करता ही हूँ। आप मुझे जानते हैं मेरी आदतों को। और मेरे जेब में अगर कभी पैसा रहता भी है, अगर किसी व्यक्ति ने मांग लिया, अगर मेरे पास केवल 10 रुपए हैं,
तब उस 10 रुपये को भी मैं दे देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ज़रूरत हो। ठीक है, थोड़ा सी बातें ज़्यादा हो गई होंगी, उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बातें आई थी, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आप लोगों को बुरा ना लगा हो, इस आपका समय हमने लिया हो, तो एक बार आप लोग बताइएगा कि यस सर कोई बात नहीं, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जो पत्थर के औजार, देखिए आज जैसे औजार बने हुए हैं, आज हमारे जो औजार होते हैं लोहे के औजार होते हैं और अन्य धातुओं के औजार होते हैं, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। और ये लोग क्या करते थे, जड़ों वगैरह को खोदने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। या एक तरीके से क्या होता था, इन औजारों से जानवरों वगैरह को भी मारते थे, तो मारने के लिए भी काम आ जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके पास वस्त्र नहीं हुआ करते थे। जिस तरह से आज हमारे पास वस्त्र हैं, इस प्रकार से वस्त्र उनके पास नहीं हुआ करता था। ये लोग क्या करते थे, यानी इनके पास नहीं हुआ करता था, ये लोग क्या करते थे, जानवरों को मारते थे और उनकी खाल को सिल लेते थे और उसी को पहनते थे, या कह सकते हैं जानवरों की खाल वगैरह को ये लोग पहनते थे। ये सारा कुछ एनसीईआरटी में आपको देखने मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है लोग गुफाओं में इसलिए रहा करते थे ताकि वे बारिश से बच सके, धूप से बच सके और हवाओं से बच सके। तो ये लोग गुफाओं वगैरह में रहा करते थे। ये लोग क्या करते थे, जो अर्लीस्ट यानी प्रारंभिक मानव है, जो पहले के लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, गुफाओं वगैरह में रहा करते थे। क्यों रहते थे, ताकि वे बारिश से बच सके, ताकि वे धूप से बच सके, ताकि वे हवाओं से बच सके। दोस्तों ये जो गुफाएं ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के घाटी के आसपास आपको मिलेंगे। तो कई बार हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो आरंभिक मानव का जो जीवन था, वे गुफाओं वगैरह में रहा करते थे। ज्यादातर गुफाएं हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, तो नर्मदा नदी के घाटी के पास ये सारी ज्यादातर हमें गुफाएं देखने को मिलेंगी। इस शब्द को याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करें, कुछ लिख ही लिया करें, पढ़ते पढ़ते समझते अगर कोई बातें आ जाती हैं तो उसको नोट डाउन कर लिया करें, तो इससे उनकी एक अच्छी नोट्स बन जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरा स्थल किसे कहा गया है, यानी कि साइट्स किसे कहा जाता है। ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर औजारें मिल जाएं, या बर्तनें मिल जाएं, या इमारतें मिल जाएं, या उनके अवशेष मिल जाएं। जहां पर क्या होता है, औजारों के अवशेष मिलते हैं या बर्तनों के अवशेष मिलते हैं। अवशेष का मतलब उनके बचे हुए कोई चीजें मिल जाती हैं, उसे अवशेष कहा गया है। ठीक है, तो अवशेष का मतलब ये मत सोचिएगा कि कुछ खास चीजें मिलेंगी। जैसे अब औजार है, मान लेते हैं वही हमारे पास कुल्हाड़ी है, हमारे पास और भी अन्य प्रकार के औजार हैं, मान लेते हैं अभी के समय में, कल हमारी जो सभ्यता वो खत्म हो जाए, तो हो सकता है कि जो चीजें हैं कुल्हाड़ी वगैरह जो भी है वो एक जगह पर ना मिले, इनके कुछ अवशेष यहाँ मिल जाए, कुछ अवशेष कहीं और मिल जाए। हो सकता है ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ऐसे बनी रहेंगी, हूबहू हमारी सभ्यता खत्म होगी। जब हमारी सभ्यता खत्म होगी तो कहीं ना कहीं उथल पुथल होगा ना। जो जिस रूम में मैं बैठा हूँ, ये रूम ऊपर से नीचे हो जाएगा ना कहीं ना कहीं, तो यहाँ से के कुछ अवशेष मिलेंगे, कुछ चीजें टूट जाएंगी, तो थोड़ी बहुत चीजें मिल जाएंगी। और ऐसे स्थल को क्या कहा गया है, पूरा स्थल कहा गया है। ऐसे स्थान को क्या कहा गया है, पूरा स्थल कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा स्थल किसे कहा जाता है, ऐसे स्थान जहां पर औजारों, बर्तनों या इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष हमें मिलते हैं, वैसे स्थान को हम क्या कहते हैं, पूरा स्थल कहते हैं या साइट्स कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, आज के हमने हिस्ट्री में ज़्यादा बड़ी तो क्लास हमने नहीं लिया, आधे घंटे की ही क्लास हमने लिया, लेकिन आज हमने आपको थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया। अब देखिए, पूरी क्लास को यदि आप अच्छे से डेली देखते चलते हैं और हमें व्यूज वगैरह मिलते हैं और मतलब लगातार सभी लगेंगे कि सक्रिय हैं, तो फिर मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा। कहने का मतलब है एसएसटी पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा, अगर सभी छात्रों की प्रतिक्रिया मुझे अच्छी लगी तो। अगर लोगों को ये लगा कि ठीक है क्लास आएगी तो देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, नहीं तो जो होगा देखेंगे, आगे जो भविष्य में होगा वो देखेंगे, जो आज हो रहा वो भी अच्छा है, जो कल होगा वो भी अच्छा है, जो परसों होगा वो भी अच्छा है, जो भविष्य में होगा वो भी अच्छा है। अगर इस तरह के अगर आप अपने दिमाग में बातें रखते हैं तो फिर ऐसे पढ़ाने में फिर मैं भी आराम से पढ़ाता रहूँगा। जिन छात्रों को ज़रूरत होगी, अगर एक दो छात्र भी हमारे साथ पूरी ईमानदारी से लगेंगे, निश्चित तौर पर एग्जाम से पहले
मैं पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, चाहे वो मैराथन क्लास में ही क्यों ना मैं कंप्लीट करूं। अगर एक दो छात्र की भी प्रतिक्रिया अच्छी आती है कि हाँ सर हम आपके साथ पूरी क्लास देखेंगे, ठीक है, वो फिर पूरी ईमानदारी से पूरी क्लास देखे भी, वो कहे ही नहीं बल्कि करे भी। कहना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है। कहने तो हर कोई व्यक्ति कह देता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन जब करने की बारी आती है तो आप जानते हैं वो व्यक्ति पीछे हट जाता है। तो करना और कहने में अंतर है, उसी को कहा जाता है कथनी और करनी। तो जैसे कहा जाए वैसे किया जाए तो फिर अच्छा लगता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं पूरा करके दूंगा, चाहे मुझे रात 12 बजे ही क्यों ना यहाँ से जाना पड़े अपने कोचिंग से, ठीक है। मैं निश्चित तौर पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा। हाँ, आप लोगों की हमें सहायता की ज़रूरत है, यहाँ आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक पढ़ाने वाले व्यक्ति, जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है वो प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि आपको भी सपोर्ट करना जरूरी है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। आप सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो भी शेयर करते चलिए, थोड़ा से सब्सक्राइबर, थोड़ा से व्यूज वगैरह बढ़ने दीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि सर का इसमें फ़ायदा हो जाएगा, कल सर बड़े आदमी बन जाएंगे तो मुझे नहीं ध्यान देंगे। कई बार ऐसे बहुत सारे छात्रों का ये आया भी है कमेंट क्या, कई बार हमारे कई छात्र मैसेज भी करते हैं। पहले हमारे एसएससी कुछ बच्चे हुआ करते थे जो पुराने, तो लोग बोलते थे सर मैं आपको इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं आप आगे बढ़ गए तो हमें भूल जाएंगे। अब भैया आप सोचिए वे जा चुके हैं, आप सोचिए वे लोग जा चुके हैं यहाँ से, अब मैं उन्हें कहाँ याद रखता हूँ। बस मुझे याद आती है कि हाँ भाई ये लोग ऐसे भी करते हैं, बहुत सारे छात्र, ठीक है। इसलिए बोलते हैं सर हम दूसरे यूट्यूब चैनल वालों को देखते हैं। भैया देखो, हमारे आगे बढ़ने ना बढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ना कोई फ़ायदा होने वाला। हाँ, एक बार फ़ायदा ये होगा कि सर से अगर सर आगे हैं कहीं ना कहीं, अगर सर से मुझे कोई आवश्यकता है तो सर मेरी मदद ज़रूर करेंगे। एक बार फ़ायदा हो सकता है लेकिन नुकसान आपको कुछ नहीं होगा हमसे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं किसी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी या किसी भी जंतु की बात करते हैं, मैं नुकसान पहुंचाने में कोई भी मेरा रुचि नहीं होता है, ना ही मेरा कोई विश्वास होता है, और ना मैं ऐसा करता हूं, ना मैं ऐसा करने के बारे में सोचता हूं, ना भविष्य में ऐसा करने के बारे में सोचूंगा। बाकी परिस्थितियां क्या होती हैं वो देखा जाएगा उस समय। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसे लगी, और थोड़ा सा बड़ी क्लास हो गई, हाँ बाकी देखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।